नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। करीब 15 साल के बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी करके 15 महीने में ही उसे गंवाने वाली कांग्रेस फिलहाल सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी में गुटबंदी अब भी कायम है। जमीनी कार्यकर्ता असमंजस में है क्योंकि बड़े नेता ही एक दूसरे की काट करने में लगे हैं। न तो संगठन में कोई बदलाव आया, न ही बड़े नेताओं के व्यवहार में कोई अंतर। पार्टी के अंदर गहरा रहा है यह अंतर विरोध पिछले दिनों सामने आया जब खंडवा लोकसभा सीट पर टिकट के प्रबल दावेदार अरुण यादव ने कमलनाथ की बैठक से किनारा कर लिया। यह भी एक तथ्य है कि दमोह विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत के बाद कमलनाथ का मनोबल बढ़ा हुआ है। उन्हें लगता है कि उन्होंने जिस तरह दमोह उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई थी, उसी तर्ज पर खंडवा लोकसभा क्षेत्र, पृथ्वीपुर, जोबट और रेगांव विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में भी उनकी यह रणनीति सफल हो सकती है। इसलिए वह प्रत्याशी चयन को लेकर निश्चिंतता का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे पार्टी के अंदर ही अंतर विरोध गहरा रहा है। यही कारण है कि अब खंडवा सीट की लड़ाई दिल्ली तक जा पहुंची है। अटेंशन में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश खंडवा सीट को लेकर कांग्रेस के अंदर चल रही लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच गई है। खंडवा लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस के दावेदारों ने दिल्ली में डेरा डाल रखा है। पहले अरुण यादव और उसके बाद निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से मुलाकात की। उधर बीजेपी ने अभी सीट के लिए अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन घमासान वहाँ भी कम नहीं है। दरअसल बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद खाली खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव के टिकट के लिए नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। इसी बीच दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात के बाद निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक से भी मिलने पहुंचे। हालांकि कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री अरुण यादव प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा भी अपनी पत्नी को टिकट दिलाने के लिए कमलनाथ से कई बार मुलाकात कर रहे हैं। पहले खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव के दावेदार पूर्व मंत्री अरुण यादव ने पूर्व सीएम कमलनाथ से दिल्ली में मुलाकात की। इस बैठक में दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा और पूर्व प्रभारी महासचिव मोहन प्रकाश भी शामिल हुए, जिसके बाद शेरा ने भी कमलनाथ से मुलाकात कर ली। गुरुवार को दिल्ली में श्री अरुण यादव जी की हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी से हुई मुलाकात पूरी तरह संगठनात्मक मसलों में पार्टी को ऊर्जा किस तरह दी जाए उसे लेकर हुई है। उसका ताल्लुक खंडवा उपचुनाव को लेकर नहीं है। सभी नेता उपचुनावों के उम्मीदवारों को लेकर आपस में बहस कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं और जो भी निर्णय सर्वानुमति से होगा, चूँकि ये निर्णय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी को ही लेना है, तो वे सभी नेताओं से चर्चा करने के उपरांत उम्मीदवारी का भी निर्णय लेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सब मिलकर हम लोग शिकस्त देंगे। यह आने वाले दिनों में सभी को दिखाई भी देगा। खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता अरुण यादव प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि उपचुनाव को लेकर भोपाल में 29 जुलाई को कांग्रेस की बैठक में अरुण यादव शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद खंडवा सीट की लड़ाई दिल्ली हाईकमान तक पहुंच गई। अरुण यादव की दिल्ली में कमलनाथ से मुलाकात पर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। दिल्ली बहुत दूर है अभी कांग्रेस को, इसलिए भोपाल के वैसे भी प्रदेश में उनकी रुचि कभी रही नहीं है ये सभी लोगों की, और प्रदेश की जनता इसीलिए उनको 20 साल से सबक भी सिखा रही है, 18 साल से। ये पब्लिक है, सब जानती है। इस सीट को लेकर घमासान बीजेपी में भी कम नहीं है। पहले वहां से नंदू भैया के बेटे हर्षवर्धन को टिकट पक्का लग रहा था, लेकिन पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस और बगल की खरगोन लोकसभा सीट से सांसद रहे कृष्ण मुरारी मोघे ने भी दावेदारी ठोक दी है। इसे लेकर बीजेपी में भी मंथन जारी है। बहरहाल टिकट जिसे भी मिले, दोनों दलों को भितरघात का सामना करना पड़ सकता है। इसमें जो पार पालेगा उसे जीत हासिल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी और अनादि टीवी के ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। प्रकाश जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी में। सबसे पहले आप ही के पास कि मालवा निवाड़ के मिजाज को आप अच्छी तरह से समझते हैं, सियासत को भी, कि क्या वाकई इतना कठिन मामला है खंडवा का कि कमलनाथ जैसे नेता तय नहीं कर पा रहे हैं कि टिकट किसको दिया जाए, कि रवि जोशी, झूमा सोलंकी या अरुण यादव। और अरुण यादव जो कि प्रदेश अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, बड़ा ओबीसी चेहरा है, उनको अपने टिकट के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है बार बार। इसका मतलब यह है मनोज जी कि कांग्रेस के लोग भी चुनाव में रुचि रख रहे हैं। यह बात सबको पता है कि अगर कांग्रेस जीतती खंडवा से तो कोई सरकार उनकी नहीं है, लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी अगर चुनाव में टिकट के दावेदार ज्यादा हैं तो इसका मतलब ये अच्छी पहल है, विपक्ष हमारा मजबूत है, ये कहा जा सकता है जी। आमतौर पर होता यह है कि मीडिया में भी जिस तरह से खबरें चलाई जाती हैं वो ये कि अरे वहां झगड़े हो रहे हैं सीट के लिए, टिकट के लिए, लेकिन बीजेपी के झगड़े को लोग बोलते हैं देखिए बीजेपी में कितनी प्रतिस्पर्धा है, बीजेपी में कितनी लालच है, जबकि सत्ता बीजेपी के पास है। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है। इसका मतलब ये कि कांग्रेस की स्थिति अच्छी है जब एक से अधिक दावेदार टिकट के लिए दावा कर रहे हैं, उम्मीदवार बनना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो अच्छी बात है, इसका स्वागत करना चाहिए। लोकतंत्र में अच्छी बात है। खंडवा की सीट आप जानते हैं कितनी मुश्किल है, 4 जिले उसमें हैं। बीजेपी ने वहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, अभी से झोंक दी है। 8-9 मंत्रियों को वहां लगा दिया है, 26 सांसद और विधायकों को लगा दिया है। ऐसे में भी कांग्रेस के लोग मैदान में आना चाहते हैं तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ज्यादा जोगी मठ उजाड़, कि बीजेपी ने दमोह में भी इतने सारे लोग उतारे थे मैदान में, इतने अब यहाँ भी तैयारी है। मनोज जी बंगाल में भी ये देख चुके हैं, दमोह में हम मध्य प्रदेश के लोग देख चुके हैं, और अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा अगले वर्ष फरवरी मार्च में ये भी देखेंगे। लेकिन जिस तरह से उत्साह दिखा रहे हैं कांग्रेस के लोग, मुझे लगता था कि अब खंडवा से कोई टिकट के लिए आगे ही नहीं आएगा। जिसको एक दौर आता है जब टिकट देने के लिए पार्टी बेचैन रहती है, कोई टिकट लेने वाला लेवाल नहीं मिलता। तो ये अच्छी बात है कि विपक्ष के लोग भी मैदान में हैं, टक्कर देना चाहते हैं सरकार को, अपनी मौजूदगी दिखाना चाहते हैं, और ये अच्छी बात है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है। लेकिन बेहतर नहीं होता कि अगर पहले से, अगर जब आपको पता है कि जब नंदू भैया का निधन हुआ था या बाकी जो 3 विधानसभा सीटें खाली हुई थी, कि कांग्रेस को ये पता है कि हमको यहाँ पे चुनाव लड़ा नहीं है, जैसे पृथ्वीपुर की बात है तो बृजेंद्र सिंह राठौर के बेटे के नाम चल रहा है, तो आप उम्मीदवार घोषित कर दीजिए, वो अपनी पूरी तैयारी के साथ पूरे समय क्षेत्र में रहे। नहीं तो हो ये रहा, हमने जो पिछले 28 उपचुनाव थे उसमें भी ये देखा कांग्रेस ने एंड टाइम पर चुनाव टिकट घोषित किए थे, जबकि उनको तब भी ये पता था कि इन सीटों पर उपचुनाव होना ही है। तो प्रत्याशी को एक समय मिल जाता है क्षेत्र में घूम ले, जितनी जो नाराज़गी है कार्यकर्ताओं को मनाना है, या जो दूसरे लोग टिकट मांग रहे हैं उनके साथ बैठ के चीज़ें समझ ले, बाकी सारी चीज़ें सुधार ले। मनोज जी यही बात अगर कांग्रेस बीजेपी से सीख लेती तो बात ही क्या थी। बीजेपी चुनाव लड़ने में माहिर है, इतना बड़ा संगठन है, और जिस तरीके से चुनाव की योजना वो बनाती है बीजेपी, ऊपर से लेकर नीचे तक, ये मेरे ख्याल से सभी पार्टियों को सीखना चाहिए कि किस तरह चुनाव लड़ा जाता है, किस तरह बूथवार तैयारी की जाती है, किस तरह पूरा खाका तैयार कर लिया जाता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये बीजेपी के लिए, बीजेपी से सीखा जा सकता है जिस तरह संगठन उनका काम करता है। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है, तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी 5 साल हमेशा ही वो इलेक्शन मोड में होती है। कांग्रेस के लोग कभी ऐसा नहीं करते, चुनाव की जब घोषणा होती है तब वो जागते हैं। अभी उपचुनाव के बारे में कोई घोषणा नहीं हुई है कि उपचुनाव की तारीख नहीं आई है, लेकिन अगर उपचुनाव की तारीख आएगी तब इसका विवाद के दौर, आपसी खींचातानी ज्यादा होगी। जो सज्जन खंडवा से लोकसभा का टिकट चाहते हैं अपने लिए या अपनी पत्नी के लिए, वो शिव कुमार सिंह के परिवार के हैं, बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं उस क्षेत्र में, और काफी मजबूत व्यक्ति हैं, तभी वे दावा कर रहे हैं। और अरुण यादव दूसरी तरफ ऐसे नेता हैं जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके पिता उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भाई कृषि मंत्री थे, खरगोन जिले में महत्व रहा है। तो दिलचस्प होगा, सभी के लिए देखना दिलचस्प होगा, और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है ही, क्योंकि नंद कुमार सिंह चौहान के निधन से खाली हुई सीट है। लेकिन बीजेपी में भी जिस तरह आपस में खींचतान दिख रही है, विधानसभा चुनाव में भी वो नजर आई थी जब नेपाल नगर जैसी सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि दिलचस्प चुनाव होगा,
देखते हैं मनोज जी कि क्या होता है, किसको टिकट मिलता है। पहले चुनाव की तारीख का इंतजार है। बिल्कुल, ब्रजेश जी, तारीख का इंतजार है, लेकिन एक और जो प्रकाश जी कह रहे हैं कि सुरेंद्र सिंह सेरा की अगर बात करें तो एक ऐसा आदमी जो चुनाव जीतता है निर्दलीय, जो कांग्रेस का समर्थन करता है, फिर वो अपनी इच्छा जताते हैं कि मुझे गृह मंत्री बनना है, वो खुद पोर्टफोलियो तय कर लेते हैं, फिर वो अचानक से बीजेपी के विधायकों के संग बेंगलोर उड़ जाते हैं, वहाँ से उनको मनाकर लाया जाता है, बीजेपी को समर्थन करते हैं। अब उस कीमत पे, क्योंकि पहले भी आरोप लगे हैं जितने लोग छोड़कर रहे कांग्रेस की, उनकी अपेक्षा होती थी, चाहे सिंधिया हो या कोई, तो एक ऐसे आदमी जो आपका भरोसेमंद नहीं रहा, उसकी कीमत पे आप अपने ऐसे आदमी को आप परेशान कर रहे हैं, अरुण यादव को, जो कि लंबे समय से जिनका परिवार कांग्रेस से, बीजेपी माफ कीजिए कांग्रेस से जुड़ा रहा है, केंद्रीय मंत्री हो रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के नाते जो कुछ उन्होंने कांग्रेस में जान फूकी, जिसका नतीजा था कांग्रेस की सरकार यहाँ बनी। और अब देखिए दिलचस्प ये है कि 8 तारीख को भोपाल में विधायक दल की बैठक है बीजेपी की, कमलनाथ सहित तमाम सारे नेता मौजूद रहेंगे, लेकिन 5 और 6 तारीख को उस नेता को आप कहते हैं कि आप दिल्ली आकर मिलिए। इसके बाद सुरेंद्र सिंह सेरा से भी कमलनाथ मुलाकात करते और मुकुल वासनिक, जो कि मध्य प्रदेश के प्रभारी, जिनका काम है कि सारे झगड़े को सुलझाएं वो और अच्छे लोगों का वो आगे लाएं, वो भी सुरेंद्र सिंह सेरा से मुलाकात कर लेते हैं। तो इसको कैसा देखें कि जैसा प्रकाश जी कह रहे हैं कि दोनों पावरफुल लोग हैं, कि वो चाह रहे हैं कि पहले दोनों को तोल मोल कर लें, फिर वो आपस में निपट लें और जो जीतेगा वो टिकट का दावेदार हो जाएगा। देखिए मनोज जी, यदि वो तोल मोल कर रहे हैं तो अच्छी बात है। जिस तरह से प्रकाश जी ने कहा कि बहुत सारे दावेदार हैं, तो एक मतलब जब आदमी एक निराशा में डूबी पार्टी जो हार रही हो पूरे देश में, यदि उसमें भी चुनाव लड़ने के लिए लोग कतार में खड़े हैं तो अच्छी बात है और होना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसे हालात नहीं है मनोज जी। यदि वो 10 पे भी आ जाएगी तो मध्य प्रदेश में दूसरा विकल्प नहीं है। यहाँ आपको कभी कमी नहीं मिलेगी आपको चुनाव लड़ने वालों की। यदि आप सिंधिया जी को देख रहे हैं, वो पूरे अपने समर्थकों के साथ भाजपा में आ गए, तब भी क्या वहाँ आपको दावेदार कम मिले क्या? वो बात अलग है कि कांग्रेस ने अपने लोगों को महत्व दिया या बाहर से बुलाकर टिकट दिया, तो पार्टी में दावेदारों की कमी नहीं है। रही बात बेसिक चीज़ हमें समझना पड़ेगी मनोज जी, भाजपा में और कांग्रेस में अंतर। कांग्रेस में यदि आज टिकट के दावेदारों की घोषणा कर दी जाए मनोज जी, तो मुझे लगता है कि वो पार्टी को लगता है कि ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि वो छत्रपों की पार्टी है, नेताओं की पार्टी है, उसमें संगठन नहीं है। और जो आज यदि घोषित नहीं करेंगे दावेदारों के नाम, तो सब अपनी शक्ति लगाएंगे क्षेत्र में, जागृत करेंगे लोगों को, कांग्रेस को वोट दीजिए, सब लगे रहेंगे कि हो सकता है मुझे टिकट मिल जाए, वो सोचेगा हो सकता है मुझे टिकट लगा, क्षेत्र में काम करेगा। जब तक दावेदारी बरकरार रहती है उसको, जैसे ही टिकट डिक्लेयर होता है तो जो जिस नेता को नहीं मिला वो घर बैठ जाता है, उसके समर्थक घर बैठ जाते हैं। भाजपा में ऐसा नहीं होता मनोज जी। भाजपा में आज भले ही आप टिकट की घोषणा कर दें, यदि वहाँ विरोधी हो तो भाजपा का संगठन इतना मजबूत है कि वो विरोधियों को शांत कर लेते हैं, उनको शांत बिठा लेते हैं, उसके पक्ष में ले आते हैं। लेकिन कई बार उनके साथ भी होता है, वो घर नहीं बैठते हैं, लेकिन जिसको टिकट मिलता है उसको घर बिठा देते हैं। ऐसे आरोप उनमें गौरी शंकर सेजवार पर भी सुने हैं, बिल्कुल। ऐसे हमने जयंत मलैया पर भी देखे, जिनके बेटा भी, जिनका निलंबन चल देखिए रहा है। मनोज जी, दमोह का हम उदाहरण यदि छोड़ दें, यदि दमोह की बात ये लोग कहें कि यदि मलैया ने हरा दिया तो मलैया खुद इतने वोटों से कभी नहीं जीत पाए मनोज जी। तो सेजवार की बात करें तो हमने देखा है कि जो उपचुनाव हुए थे तो सेजवार जी यहाँ भाजपा कार्यालय में बैठे रहते थे विरोध के, और आप देखिए कितनी मार्जिन से जीते। बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, उनने सोचा तक नहीं होगा। तो भाजपा में एक संगठन है, वो काम करता है, वो देखता है कि कौन विरोध में जा रहा है, कौन पार्टी के पक्ष में है और किसको टिकट देना चाहिए, सर्वे के द्वारा। कमलनाथ जी ने वो सर्वे की एक प्रक्रिया शुरू की है। यदि वो कह रहे हैं कि सर्वे है, मुझे नहीं लगता कि देखिए आप अरुण यादव पहले से प्रचार की तरह काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में, जब से लोकसभा सीट खाली हुई है वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की सुन रहे हैं, तो एक तरह से वो चुनाव के मूड में है और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यदि आज कमलनाथ जी कह दें कि यदि हम कमलनाथ जी की तरफ से सोचें मनोज जी कि आज वो कह दें कि अरुण यादव भी वहाँ से टिकट दिया जाएगा, वो ही लड़ेंगे, तो बाकी दावेदार तो सब घर बैठ जाएंगे ना। तो हो सकता है कि ये उनकी रणनीति का भी एक हिस्सा हो। लेकिन जिस तरह से कमलनाथ के और अरुण यादव के बीच जो खटास है, उसके कारण ये कयास लगाए जा रहे हैं, और वो एक वजह भी है कि आप एक दावेदार खड़ा कर रहे हो। लेकिन आपको नहीं लगता जो आदमी प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, जो केंद्रीय मंत्री रहा हो, तो मैं वहीं आ रहा हूं मनोज जी, अपने 2-4 विरोधियों को तो वो सेट कर ही सकता है कि आप बैठ जाइए। क्योंकि झुमा सोलंकी की अगर बात करें, वो वैसे भी भीकन गांव से विधायक हैंगी। रवि जोशी की बात करें, वो उनके पुराने मित्र माने जाते हैं या उनके समर्थक माने जाते हैं। अब वो किसी और खेमे में हो सकते हैं। तो क्या गोडसे भी एक बड़ा कारण है? मनोज जी, गोडसे से पहले की भी मैं जिक्र करूंगा आपको कि अरुण यादव प्रदेश अध्यक्ष रहे 4.5 साल। इसके बाद कौन बना? कमलनाथ जी बने। और आपको याद होगा मनोज जी, जब कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष बन के आए थे तो बहुत घंटों तक अरुण यादव मीडिया के सामने नहीं आए थे।
और जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा राहुल गांधी को धन्यवाद, कमलनाथ जी को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, ना मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा ना मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। तो ये नाराजगी आज से नहीं है, पहले से शुरू आ रही। गोडसे में तो आग जो थोड़ी थोड़ी धड़क रही थी ना, उसमें घी का काम किया। जो उन्होंने ट्वीट किए कि गांधी जी हम शर्मिंदा हैं यदि बाबूलाल चौरसिया को कमलनाथ ने लिया है, तो इसके बाद जब देखिए खंडवा की लोकसभा सीट लेकिन खाली आपको होती लगता है नेता शर्मिंदा होते हैं? फिर आऊँगा आपके पास प्रकाश जी। नेताओं की अगर बात करें तो सिंधिया के भी पुराने ट्वीट की बात कर लें, अरुण यादव के, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि अगर दिल्ली वो बुला भी रहे हैं और अगर उनका टिकट फाइनल कर भी दिया जाए तो कांग्रेस की क्या संभावना देख रहे हैं? जैसे आपने कहा कि एक बीजेपी की जो चुनावी मशीनरी है, एक परंपरागत सीट है, सिंपैथी है, और अगर बीजेपी में भी क्योंकि दावेदार ज़्यादा है, क्योंकि कृष्ण मुरारी मोघे लंबे समय से अब इंदौर महापौर के बाद वो फ्री हैं, उनको भी चुनाव लड़ना है, अर्चना चिटनीस को भी अपना राजनीतिक कैरियर दिख रहा है, और हर्षवर्धन को तो शायद चुनावी पारी, और जिस प्रकार से शिवराज जी ने शुरुआत में तवज्जो दी थी नंदू भैया की स्मृति में, तो कई सारी घोषणाएं की, मेडिकल कॉलेज, तो बीजेपी के लिए मुश्किलें कम नहीं है? मनोज जी, मुझे लगता है सबसे दिलचस्प बात यह है खंडवा के चुनाव में कि कांग्रेस के नेताओं को यह लगता है कि उन्हें बीजेपी की अंतर कलह का फायदा मिल सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि खंडवा में बीजेपी भी एक नहीं है। जिस तरह नंदू भैया ने राजनीति की, जिस तरह खंडवा जिले में, खंडवा बुरहानपुर क्षेत्र में कुछ उम्मीदवारों की नाराजगी रही, ये भी आरोप लगते रहे कि बीजेपी के नेताओं ने ही अपने प्रतिस्पर्धी नेताओं को हराया, बिल्कुल, या उनको जिताने में मदद नहीं या की। अर्चना चिटनीस तो और ये नंदू बड़ी भैया की जो दिक्कत अदावत थी बात वो जग जाहिर है, संगठन को भी पता थी, सरकार को भी, पूरी जनता को भी। तो दोनों को लगता है कि उनकी फूट का फायदा हमें मिलेगा, कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी की फूट का फायदा हमें मिलेगा, बीजेपी को लगता है कांग्रेस की जो फूट दिख रही है उसका फायदा हमें मिलेगा। तो दोनों को अंगूर बड़े मीठे दिख रहे हैं। अब चुनाव हो जाने दीजिए, तारीख आ जाए तो पता चलेगा किसको टिकट मिला, और टिकट मिलने के बाद फिर जो भीतरी घात, अदावत, ये सब किससे चालू होंगे। अब जैसे कुछ लोग मोघे जी चले गए कि दावेदारी जताने के लिए, बिल्कुल, तो कोई आश्चर्य होता है कि किस तरह दावेदारी जता रहे हैं, वो किस आधार पर जता रहे हैं। खरगोन से पहले वे सांसद रह चुके हैं, लेकिन अब वो दावेदारी जता रहे हैं। इंदौर के महापौर रह चुके हैं, बीजेपी संगठन में बड़े पदाधिकारी थे। तो जिस तरह से मजेदार बात यह कि जब कृष्ण मुरारी मोघे टिकट बांट रहे थे इंदौर में महापौर पद के लिए, तब कई लोग उनके पास गए थे कि मोघे साहब हमें टिकट दिलवा दीजिए, हम महापौर का चुनाव लड़ना चाहते हैं, और एन मौके पे मोघे जी खुद खड़े हो गए। तो ऐसे किस्से भी बीजेपी में देखने को मिलते हैं। एक दौर वो भी देखा मोघे जी का, जब वो डिसाइड करते थे कि 320 सीटें, जब अविभाजित मध्य प्रदेश में किसको टिकट मिले, और फिर एक टिकट के उनके खुद के लाले पड़ गए थे कि विधानसभा का या लोकसभा का टिकट उनको नहीं मिला। ये भी राजनीति में हमने देखा है। तो ये तो कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है ना। अरुण यादव के टाइम पे भी देखिए, जब चुनाव हुए थे नगरीय निकाय के, उन्होंने खूब टिकट बांटे, और अब उनके टिकट के भी हम कह सकते हैं कि लाले ही पड़े हुए तो हैं। शायद उनके साथ भी वही हो रहा है जो प्रकाश जी उदाहरण दे रहे थे। जी प्रकाश जी। जी, अरे वीडी शर्मा साहब को क्यों भूलते हैं? वीडी शर्मा साहब विधानसभा चुनाव इसी भोपाल में, और उन्हें विधानसभा का टिकट नहीं दिया गया, नहीं योग्य पाया गया, हालात जो भी रहे हो, लेकिन उन्हें लोकसभा का टिकट मिल गया। बिल्कुल। और बड़ी बात क्यों करें, हमारे राष्ट्रपति महोदय माननीय कोविंद साहब कभी विधानसभा का टिकट लड़ना चाहते थे, उन्हें विधानसभा का टिकट नहीं दिया गया, और उन्हें राज्यपाल बना दिया गया, और बाद में वे राष्ट्रपति बने। तो राजनीति में जो संभावना है वो इतनी अनंत है कि कहा नहीं जा सकता। और बाकी भाग्य में अगर आप भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन आप राजनीति में चले जाएं, तो आपको लगता है कि राजनीति तो पूरा भाग्य का खेल है। जिन संजय गांधी को राजनीति में रुचि थी, जो नेतागिरी करना चाहते थे, मंत्री और प्रधानमंत्री के सपने देखते थे, वो विमान दुर्घटना में उनका निधन हुआ। और जो राजीव गांधी विमान चलाते थे, जिन्होंने कभी राजनीति में आके उनके साथ देखा था, राजनीति में आएंगे और प्रधानमंत्री बन गए। तो ये सब मुझे लगता है कि संभावनाएं देखी जा रही हैं। तो आपको नहीं लग रहा एक संभावना, अगर इसकी बात की जाए, अगर संभावना पे चूंकि आपने जिक्र किया है कि अगर ये उपचुनाव में अगर खंडवा हार जाती कांग्रेस, अगर, तो ये कह सकते हैं कि वो बीजेपी की परंपरागत सीट है। लेकिन जो बाकी 3 विधानसभा सीटें, जिनमें से 2 कांग्रेस के पास थी, जोबट और पृथ्वीपुर, अगर यहाँ भी कांग्रेस कोई एक सीट गंवा देती है तो कितनी संभावना है कि कमलनाथ को कोई एक पद छोड़ना पड़े। हालांकि अभी ट्विटर पे एक बड़ा घमासान मचा हुआ है, जिसमें बीजेपी के नेताओं ने ट्वीट किया, उनका ट्विटर प्रोफाइल, और ये कहा है कि उन्होंने अपने उससे नेता प्रतिपक्ष हटा दिया, और कांग्रेस के उनके समर्थक लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कभी ऐसा लिखा ही नहीं था। हाँ,
तो एक अब संकेत इसको मजेदार भी बात मान है, लें। अभी मैं अनारी टीवी में भी देख रहा हूँ ये चीज जी कि किस तरह लेकिन कमलनाथ अब वो कमलनाथ नहीं जो 3 साल पहले या 4 साल पहले थे, ऐसा मुझे लगता है। जी अब कमलनाथ की चुनाव की शैली, राजनीति की शैली बीजेपी को अपना लिया, उन्होंने बीजेपी के पूरे स्टाइल को ले लिया, एकदम ऑफेंसिव। मंदिर की बात भी करते हैं, हनुमान जी के भक्त हो गए हैं, मंदिर में जाते हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं जो बीजेपी के लोग आमतौर पर करते थे, उतने ही आक्रामक। उन्होंने 28 सीटों पर जिस तरह आक्रामक लेकिन उनके किए पे दिग्विजय सिंह पानी फेर देते हैं ना, कई बार वो ऐसा कुछ बोल देते हैं कि वो सब जी पीछे हाँ। रह जाता है। अब उनके साथी भी ऐसी हैं कमलनाथ जी के, तो क्या करें, कमलनाथ जी खुद भी या तो सोच विचार कर किया जाता है, जानबूझकर 370 वाला बयान हो या कोई भी बयान हो, बिल्कुल लेकिन कमलनाथ अब वो कमलनाथ नहीं है जो 4-5 साल पहले बहुत ही उनकी तेजी तो पहले भी थी लेकिन आक्रामकता नहीं थी, तो अब वो आक्रामक हो गए हैं और उन्हें लगता है कि अगर हम आक्रामक बने रहे तो आगामी विधानसभा चुनाव में चमत्कार कर सकते हैं, ऐसा विश्वास उन्हें होगा, तभी वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जी। वो दूध के जले हैं, तो दूध के जले हैं तो बार बार फूक फूक के पीते हैं, छाछ भी फूक रहे हैं बार बार कि कहीं ऐसा ना हो कि उपचुनाव में हम हार जाएं। बिल्कुल वैसे जोबट के मामले में कह सकता हूँ कि जोबट में कांग्रेस बहुत मुतमईन है, जो कलावती भूरिया जी के देहावसान से खाली हुई है सीट, क्योंकि जयस ने वहां काफी होल्ड ले लिया है। तमाम छोटे मोटे मामलों में जयस ने और कांग्रेस ने होल्ड ले ली है, तो कांग्रेस को लगता है कि वो सीट तो वो बचा ही लेंगे। बाकी 2 सीटों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जी। ब्रजेश जी, दूध के जले तो बीडी शर्मा भी है, क्योंकि दमोह में मुख्यमंत्री से लेकर तमाम ताकत झोंक दी गई। ये बात हो रही कि मुख्यमंत्री ने आखिरी समय कोरोना के कारण ज़्यादा समय दिया नहीं, लेकिन इसका ठीकरा हमने देखा कि जयंत मलैया और बाकी लोगों पर फूट गया। लेकिन अब बीडी शर्मा के सामने ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनके पूर्ववर्ती राकेश सिंह के पास भी एक अच्छा मौका था जो उन्होंने गंवा दिया था, सरकार बनते बनते रह गई थी। और अब बीडी शर्मा के सामने चुनौती कि जिस भरोसे के साथ पहले उनको, जैसे प्रकाश जी ने कहा या हमने भी देखा कि उनको हमने विधानसभा का टिकट के लिए विरोध देखा उनका, इसके बाद वो सांसद बन गए, प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए, तो बड़ी चुनौती उनके लिए भी है। बिल्कुल मनोज जी, चुनौती बड़ी है ही। वैसे भी सत्ताधारी दल के लिए ज़्यादा चुनौती हो, दमोह हारने के बाद तो आप चुनौती को ज़्यादा उससे लेना पड़ेगा आपको। यदि एक भी सीट आप हारते हो, खंडवा आपकी सीट है वो हारते हो, यदि कांग्रेस से 2 में से एक भी सीट आपने ले ली तो आप ये कह सकते हो कि चारों मध्य प्रदेश के चारों कोनों में चुनाव होने वाले हैं। कि एक तरह से आपको सर्वे रिपोर्ट मिल गई है प्रदेश कि की मध्य पल्स प्रदेश आपको में पता लग नब्ज जाएगी। पता चल गई है कि प्रदेश में क्या माहौल है आपकी सरकार को लेकर, बाकी के मुद्दों को लेकर। और हो सकता है कि कांग्रेस इसी उम्मीद में हो कि सरकार के खिलाफ जो कोरोना की नाराजगी है, महंगाई की नाराजगी है, उसके बदले में उनको वोट मिल जाए, तो वो लोगों की, जनता की नाराजगी को महसूस करने की कोशिश, उसको उकसाने की बजाय सिर्फ इंतजार कर रही है कि वो नाराज होकर इनको वोट दे दे, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन बीडी शर्मा के लिए वाकई में ये मनोज जी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि आप दमोह चुनाव हार गए और जो 28 उपचुनाव हुए थे उसमें बीडी शर्मा कहीं थे नहीं संगठन। बिल्कुल, वो एक सिंधिया और चुनाव- शिवराज, सिंधिया और शिवराज से सिंधिया ने अपनी ताकत लगाई थी, शिवराज जी का नाम आगे हुआ था और उन्होंने कहा था कि मेरे नाम पे लड़ा जा रहा है, मेरी इज्जत दांव पे। तो जिस तरह से माहौल बना था, तो वो उसका क्रेडिट जो 28 उपचुनाव सीटों को यदि वहाँ हारे हैं तो जीते हैं, उसका सारा के सारा शिवराज जी और सिंधिया के खाते में चला गया। दमोह का चूंकि संगठन वहाँ पहले से सक्रिय था और कोरोना के कारण मुख्यमंत्री ने बाद में अपनी यात्राएं रद्द कर दी थी, वो उतना समय नहीं दे पाए थे, तो एक तरह से बीडी शर्मा पे डेंट लगा था कि संगठन वो जो विरोध चल रहा था, भीतर घात चल रहा था, उसको साध नहीं पाए। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भी चुनौती और खंडवा में ज़्यादा चुनौती है, क्योंकि अर्चना चिटनेस है वहाँ पे, और जिस तरह से मोगे जी भले ही वहाँ से दावेदारी कर रहा हूँ, लेकिन सारा विजयवर्गीय का भी चल रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इच्छुक नहीं हूँ। मुझे लगता है मनोज जी कि यहाँ पे अर्चना चिटनेस ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि उनको साध लेती है सरकार, तो यदि नंदू भैया के बेटे की चांसेस, मुझे नहीं लगता है कि जितना डिले होगा चुनाव, सहानुभूति की जो एक कोशिश रहती है, सरकारें लेने की कोशिश करती हैं, दल लेने की कोशिश करते हैं, वो उतनी बचती नहीं है। और कितना पोटेंशियल है यदि नंदू भैया के बेटे में भी देखना होगा, तो मुझे लगता है कि ये जो है यहाँ संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि अभी उसके पास समय है, वो देख लें कि लोगों की क्या राय है, लोग क्या चाहते हैं, क्या नंदू भैया के बेटे को चाहते हैं या अर्चना चिटनेस को चाहते हैं। शायद एक सर्वे बीजेपी भी करा ले, हो सकता है। बिल्कुल, एक सर्वे करा लो, सर्वे के आधार पर बीजेपी हमेशा देती रही है मनोज जी टिकट, एक सर्वे नहीं कई सर्वे करा। प्रकाश जी, एक छोटा सा आपसे 30 सेकंड में, कि अगर सर्वे के हिसाब से टिकट बट रहे हैं तो क्या पार्टी को अब समय नहीं आ गया है कि वो जिताऊ के साथ साथ ये भी सर्वे भी कर ले कि ये टिकाऊ रहेगा, बिकाऊ तो नहीं रहेगा, जिस प्रकार का दौर हम मध्य प्रदेश की राजनीति में देख रहे हैं?
अगर कांग्रेस के लिए सवाल है तो आपने बिल्कुल सही बात की, कांग्रेस को ये सर्वे करना चाहिए। और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में अर्चना चिटनीस जी बहुत अच्छी नेता हैं, बहुत अच्छी वक्ता हैं, लेकिन कार्यकर्ता उनसे बहुत नाराज हैं। बिल्कुल। इस बात को अगर देखें, कार्यकर्ताओं का सहयोग नहीं मिला, इसी कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जो दमोह में हमने देखा वही हाल नेपाल नगर का था। तो बीजेपी यहाँ सोच समझ के कदम उठाएगी कि जो व्यक्ति विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाया उसे लोकसभा का टिकट देने में पार्टी सोचेगी। पहला मुद्दा तो यही। जी, चलिए, अब चूंकि समय और इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस विश्लेषण के लिए। तो निश्चित तौर पर राजनीति संभावनाओं का खेल, और संभावना यही है कि शायद बीजेपी अपनी ओर से किसको टिकट देगी, इसके लेके संभावना हम जता सकते हैं कि वो क्या नंदू भैया के बेटे होंगे, अर्चना चिटनीस होंगी या कोई और कांग्रेस की ओर से जिस प्रकार से दावेदारी कर रहे हैं अरुण यादव और सुरेंद्र सिंह सेरा अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सुरेंद्र सिंह सेरा की कीमत पर पार्टी अगर अरुण यादव का टिकट काटती है तो ये पार्टी के लिए निमाड़ में नुकसानदेह हो सकता है। बहरहाल दोनों ही राजनीतिक दल काफ़ी मजे हुए हैं, और जैसा प्रकाश जी ने कहा या ब्रजेश जी ने कहा कि लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं दोनों ही दल। दोनों के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका एक लंबा अनुभव है, एक का छात्र राजनीति का अनुभव है और एक का केंद्रीय राजनीति का। तो जो भी वो डिसीजन करेंगे सोच समझ कर करेंगे, और उनके ये कदम उनका भविष्य भी तय करेंगे, ये भी सबको पता है। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।